Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here with class 11th poem number 2, that is the Laburnum Top, composed by Tad Hughes. Let me tell you about the poet first. During his childhood, poet was, he was forced by his elder brother to go on hunting. Although he didn't want to hunt, but he was forced because he was a younger one, so he was bound to go on hunting with his brother. और वहां पर जाके शूटिंग करना, फिशिंग करना ही डिडंट लाइक. तो वहां जाकर ही उसका जो नेचर के लिए ऑब्सेशन था वो धीरे धीरे बढ़ा. और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पोएट्री जो टेड की है वो नेचर से रिलेट करती है, नेचुरल वर्ल्ड को उसमें नेचर की ब्यूटी को उसमें शो करती है. तो ये जो पोएम हम आप आज पढ़ने जा रहे हैं, लेबरनम टॉप, ये भी उन्हीं में से एक है जहां पर उन्होंने नेचर के लिए कुछ कहा है, नेचर को सिंबलाइज करके कुछ हमें बताना चाहा है. सो हियर वी स्टार्ट. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. अब लेबरनम टॉप, लेबरनम यहाँ पर इट्स अ ट्री. ये ट्री होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैंगिंग होती हैं. इस तरीके से हैंगिंग लीव्स और फ्लावर्स होते हैं इसके. तो ये कहा जा रहा है कि लेबरनम टॉप, अब यानी कि हम टॉप ऑफ द लेबरनम, पेड़ के बिल्कुल टॉप हिस्से की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंट है और स्टिल है. वहाँ कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो एक इनएक्टिव टॉप दिखाया गया है इस टाइम. तभी इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, तभी क्या है, यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया जा रहा है हमारी इमेजिनेशन में, हमारी इमेजरी में पोएट के द्वारा, कि सितंबर का मंथ है और सितंबर की आफ्टरनून की वो सनलाइट है. अब सितंबर इज अ मंथ ऑफ ऑटम. जब आप देखेंगे कि इंग्लिश कंट्रीज जो होती हैं सितंबर में, वहां पर डेज आर इक्वल टू द नाइट. जो डेज और नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं इंग्लिश कंट्रीज में. और ये मंथ है जबकि ऑटम सीजन की शुरुआत होती है. हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ मंथ ऑफ री एनर्जाइजिंग एवरीथिंग, क्योंकि हर एक चीज जो है वहाँ पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है ऑटम सीजन में. अब आगे वो कह रहा है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. अब यहाँ बिकॉज ये ऑटम सीजन चल रहा है, तो इसके जितनी भी लीव्स हैं वो येलो हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी. और इसके जितने भी सीड्स हैं वो फॉल डाउन हो चुके हैं, वो गिर चुके हैं. अब यहाँ सीड्स का फॉल होना, येलो दिखाना, ये सब चीज है मेच्योरिटी को शो करने के लिए, राइपनेस को, कि वो पक चुके थे और वो गिर गए. यानी कि यहाँ से अगर हम ऑटम सीजन की बात करें तो इट्स ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ. क्योंकि क्या क्या होता है ऑटम में, जब पत्ते झड़ते हैं उसके बाद जब स्प्रिंग आता है तो चारों तरफ बाहर छा जाती है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इट्स अ साइकिल विच इज ऑफ रीजनरेटिंग ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर वो लीव्स गिर चुके, येलो हो चुकी हैं, सीड्स सब गिर चुके हैं. अब वो आगे कहता है कि टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चरप. ये शांति तभी तक रहती है लेबरनम टॉप पर जब तक कि गोल्डफिंच नहीं आ जाती. गोल्डफिंच क्या है, इट्स अ बर्ड, और ये गोल्ड कलर की होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, येलो ब्लैक इसके ये फेस पर है. यहाँ पर इसको हिंदुस्तान में इसको सोन चिड़ैया के नाम से भी जाना जाता है. और एक ट्विचिंग चरप के साथ, ट्विचिंग क्या होता है, एक सडन जग, अ मूवमेंट ऑफ बॉडी, वो आती है और वहां पे चर्पिंग करना शुरू कर देती है, यानी चहचहाना शुरू कर देती है. ऑब्वियसली चहचहाना इट्स अ साउंड. तो अभी तक जो लेबरनम टॉप, जो लेबरनम ट्री बिल्कुल शांत था, इनएक्टिव था, गोल्ड फिंच के आने से, उसकी चिरपिंग से उसके अंदर एक जान सी आ गई है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. और जैसे ही वो आकर एक ब्रांच के एंड पर बैठी है, और उसके आते ही वो पूरा का पूरा जो पेड़ है वो एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है. देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. स्टिल से मोशनलेस हो जाता है, क्योंकि जब वो ब्रांच पे आकर बैठी है ऑब्वियसली ब्रांच हिली होगी, लीव्स हिली होंगी. अब आगे पोएट बता रहा है कि किस तरीके की उसकी मूवमेंट है. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एट अलर्ट एंड अब्रप्ट. और वो वहां पर बिल्कुल स्लीक तरीके से, स्लीक मतलब ऐसे स्मूदी होता है, और यहाँ पर चुपचाप लिजर्ड की जो मूवमेंट होती है हमें पता नहीं चलता कि उसकी क्या मूवमेंट हो रही है,
कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल पीसफुल होती है उसकी मूवमेंट्स। तो यहाँ पर उसकी मूवमेंट को लिजर्ड की मूवमेंट से यहाँ कंपेयर किया है पोइट ने। और वो बहुत अलर्ट और अब्रप्ट है। अब्रप्ट मीन्स बहुत क्विक है, और अलर्ट भी है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। She enters the thickness and a machine starts up. और वो अब, अभी तक वो ब्रांच एंड पर बैठी थी, लेकिन अब वो उस ट्री की थिकनेस के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, जहां पर बहुत सारी लीव्स हैं वहां वो जा रही है। और जैसे ही उसने वहां एंट्री की है, और वहां पर एक मशीन सी शुरू हो गई। वो मशीन मतलब एक शोर सा शुरू हो गया। और वो शोर किस चीज का है? ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स। वो है चिड़ियों, जो उसके वहां पर फैमिली है, उसके जो बेबी बर्ड्स है, वो उसको देखकर वहां खुश हुए हैं। वो अपने पंखों को ट्रैमर कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ट्रिलिंग्स हैं। वो बहुत एक शेकिंग सा साउंड है उनका, क्योंकि अब जो छोटे बच्चे हैं, शी इज द मदर गोल्डफिंच। तो यहाँ पर गोल्डफिंच जो है अपने बच्चों के लिए खाना लेने गई थी, अब वो वापस आ गई है अपने बच्चों के लिए खाना लेकर। तो बच्चे बहुत खुश हैं, और मदर को देखकर इतने टाइम बाद बच्चे बहुत खुश हैं। इस वजह से वो अपनी चिटरिंग से, अपनी चर्पिंग से और अपने विंग्स को फड़फड़ाकर, फ्लटर करके अपनी माँ का वेलकम कर रहे हैं वहां। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। और इस सारी मूवमेंट से, इन सारी एक्टिविटीज से क्या है, वो लेबरनम ट्री जो है वो पूरा का पूरा हिल जाता है, पूरा उसमें एकदम मोशन हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ट्रम्बल्स, थ्रिल मतलब वो हिलता भी है और एक्साइटेड भी हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। और अब वो कह रहे हैं इट, यहाँ पे इट मीन्स द बर्ड, द गोल्डफिंच। जो गोल्डफिंच है अपनी फैमिली का इंजन है। अब इंजन वो पार्ट होता है मशीन का जिसके बिना मशीन कैन नॉट वर्क, इट कैन नॉट रन। तो वो उस इंजन का काम कर रही है, क्योंकि वो अपने बर्डलिंग्स को फीड कराती है, उनके लिए खाना लेकर आती है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच। और वो उनको स्ट्रोक्स इट फुल, यानी कि उनका पेट भरती है। गोल्डफिंच वाज देयर टू जस्ट सेटिस्फाई देयर बेलीज। तो उनका पेट भरवा के वहां वो वापस अपने बच्चों से दूर ब्रांच एंड पर आकर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और वहां बैठकर जो बर्ड है, वहां बैठकर वापस अपने बच्चों की तरफ एक देखती है, और उसका जो फेस है, अब आप ये इसके फेस पर देख सकते हैं, जैसे धारियां नजर आ रही हैं, जैसे कि बार्स होती हैं। आप वो यहाँ पर जो उसकी आइडेंटिटी है, ये बार्स के थ्रू ही उसकी आइडेंटिटी है। तो वो अपना चेहरा वहां छुपा रही है, वो निकल कर आ गई है। उसके बच्चों को अब उसका चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, वो दूर होकर बैठ गई है उनसे। Then with a delicate whistle chirrup whispering। और फिर एक अरे मीन्स स्ट्रेंज, एक अजीब सी उसमें डेलिकेट सी चिरपिंग करती है, वो विसल करती है अपने बच्चों को बताने के लिए। वो एक बार दोबारा से मेक श्योर कर रही है, धीरे धीरे विसल करके, कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। तो वो मेक श्योर करके वहां से निकलना चाहती है। लास्ट टाइम वो अपने बच्चों की तरफ देखती है वहां ब्रांच एंड पर बैठ के। She launches away towards the infinite। अब वहां पर वो लॉन्च करती है। लॉन्च बेसिकली रॉकेट्स के लिए यूज किया था, लॉन्च करना, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो अपनी फ्लाइट लेती है इन्फिनिटी की तरफ, एक ऐसा जो एंडलेस स्काई है जिसका कहीं अंत नहीं है, वहां की तरफ उसने एक फ्लाइट लॉन्च की है अपनी। वहां वो उड़कर जा रही है। क्यों? क्योंकि वापस उसे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आना है। शी हैज टू अरेंज, शी हैज टू सेटिस्फाई द फैमिली। तो वो वहां पर दोबारा से उड़कर चली गई है, और वहां पर अब वो एक मदरली सेटिस्फेक्शन के साथ अपने बच्चों को जा रही है। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब वो तो चली गई। यहाँ पर अगेन पोएट जो है एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है कि वो जो लबरनम ट्री गोल्डफिंच के आने पर फुल ऑफ मोशन हो गया था, एक्टिव हो गया था, जहां नॉइज शुरू हो गया था, वो दोबारा से लाइफलेस हो गया है। उसकी एम्प्टीनेस को शो कर रहा है यहाँ पर, कि जो सबसाइड्स मीन साइलेंस, कि वो जो लेबरनम ट्री था, जैसा कि इस पोएम की शुरुआत में बिगिनिंग लाइंस में वो बिल्कुल साइलेंट था, वैसा ही साइलेंट वो अब हो चुका है। अब
गोल्डफिंच वहां से चली गई है दोबारा से उस पेड़ को लाइफलेस छोड़कर। तो ये थी पोयम बेटा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो लेबरनम ट्री होता है, लेबरनम ट्री जो है इट इज कंसिडर एज अ पॉइजनस ट्री। तो पॉइजनस ट्री होने के बाद भी गोल्डफिंच अपना नेस्ट यहाँ बना रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि जब वो अपने बच्चों के पास ना हो तो जो कोई भी प्रेडेटर है उनके ऊपर अटैक ना कर सके। उन सब से अपने बच्चों को बचाने के लिए मदरली लव के कारण वो यहाँ पर अपने बच्चों को रख कर जा रही है। अब आते हैं, देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस को। आप देखिए पहला इसमें पोएटिक डिवाइस सिमिली। सिमिली क्या होता है? वो जब मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी निकालते हैं एज के थ्रू कंपैरिजन करके। तो यहाँ स्लीक एज लेजर्ड, यानी कि लेजर्ड के मूवमेंट को इसके मूवमेंट से कंपेयर किया गया कि वो इतनी स्मूथ, इतनी शांत है जितनी कि एक लेजर्ड होती है। सिंबल्स, सिंबल्स, अब यहाँ वही सिंबलिज्म यूज किया है पोएट ने, दूसरा पोएटिक डिवाइस, जिसमें गोल्डफिंच को शो किया गया है फुल ऑफ लाइवलीनेस, फुल ऑफ वाइवेसिटी, और लेबरनम टॉप को स्टिलनेस और पीस के साथ। नेक्स्ट है इसमें मेटाफर, जो आप इसमें देख सकते हैं। मेटाफर का सेंटेंस है इंजन ऑफ अ फैमिली। मैंने आपको बताया था इट जो है उसके लिए, वो गोल्डफिंच के लिए है और वो अपनी फैमिली का इंजन है। तो यहाँ मेटाफर यूज किया गया है। एलिटरेशन, सितंबर सनलाइट, या फर्स्ट 4 लाइंस में देख लेंगे। सितंबर सनलाइट ट्री ट्रैम्बल से एलिटरेशन है बिकॉज एस एंड ट्री साउंड इज रिपीटिंग हियर। पर्सोनिफिकेशन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है और इसमें उसको बताया गया कि पेड़ एकदम कपकपाया और एक्साइटेड हो गया, बट ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, उसको पर्सोनिफाई किया गया। नेक्स्ट है ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट होता है, इट इज एन एडजेक्टिव विच इज नॉट यूज्ड विद द नाउन, इट क्वालिफाइज बट विद अनदर नाउन। यानी कि ट्रांसफर एपिथेट में ये एक एडजेक्टिव होता है जिसको उस नाउन के साथ यूज नहीं किया जाता जिसको वो डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, बल्कि किसी दूसरी नाउन को के साथ रखा जाता है। जैसे कि अब बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यहाँ पे जो बार्ड है वो उसकी आइडेंटिटी है क्योंकि उसके ऊपर बार्स होती हैं, जैसे आपने पिक्चर में देखा था। ये मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा। ये जो बार्स है आपको दिख रही है इसके विंग्स पर, इसकी बॉडी पर, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ ये शब्द फेस के साथ यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है। फिर assonance and consonance, earlier भी I told you assonance is the prominent repetition of any vowel sound and consonant is the repetition of consonant sound.